हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त चल रहे होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम आपको कराने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो श्रृंखला है, ये भैया हर सब्जेक्ट के आपको एक एक हजार क्वेश्चन कराए जाएंगे। एनसीईआरटी सार होगा पूरा। मेरा कहने का मतलब आपसे ये कि कोई भी एग्जाम में अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करके आओगे, क्योंकि हर एग्जाम में हर क्लास से 2-4 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर आपसे एक क्लास से 3 या 4 क्वेश्चन बनते तो इससे ज्यादा और बढ़िया आपके लिए क्या हो सकता है। ये गारंटी हर एग्जाम में, ये चाहे एग्जाम आरओ का हो, पीसीएस का हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, या अन्य कह सकते हो पुलिस कांस्टेबल वगैरह, एसआई वगैरह, जीडी वगैरह, एसएससी, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वो मैं श्रृंखला, एमसीक्यू श्रृंखला करा रहा हूँ आपको। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आज के पहले क्वेश्चन की ओर। एनवायरमेंट इकोलॉजी टॉपिक होने वाला है, तो सब लोग मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए। विश्वास दिलाता हूं कि आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना। आपको वो सब मिलेगा जो कि आपके एग्जाम की नीड है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि भाई विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश का है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना। वैसे तो ब्राजील, कनाडा में भी काफी वन है, अमेरिका में भी वन है, लेकिन रसिया जो है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला क्या है भाई, कंट्री है। रूस में साइबेरिया सेक्टर तो वनों से ही गिरा, मतलब साइबेरिया के नीचे के आसपास के वैसे भी क्षेत्रफल में दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, रूस है ना। दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी यही ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी इसी का ही है, सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश, वनों में भी ध्यान रखना, और वैसे भी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश, ठीक है भाई, ध्यान रखना। इसकी राजधानी पूछे तो मॉस्को इसकी राजधानी है, याद रखना, मॉस्को इसकी राजधानी है। व्लादिमीर पुतिन इसके इस समय क्या है भाई, राष्ट्रपति हैं, ये याद रखना। साइबेरिया इसी का है। एस्किमो प्रजाति इसी के साइबेरिया क्षेत्र के ऊपर पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलते हैं भैया आगे की ओर। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। देखो, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि ये जल चक्र को बनाए रखता है। ग्लेशियर को पिघला करके क्या बना देगा भाई, नदियां बना देगा, नहर बना देगा, ठीक है ना, जल धाराएं बना देगा। और वहीं समुद्र में जाकर के ये जब जो है बाष्पीकरण करती है तो बादल भी बन जाते हैं, वर्षा भी इस वजह से होती है। तो भाई सौर विकिरण मतलब सोलर रेडिएशन का मेन काम यही है कि ये जल चक्र को संतुलित किए रखता है, जल चक्र को बनाए रखता है। ये लोग आप क्या रखना, दिमाग में रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा किस चीज पर निर्भर करती है। हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी की मात्रा पर, या जल चक्र पर, या ताप क्रम पर। देखो, वर्षा वहां ज्यादा होती है जहां वायुमंडल में नमी ज्यादा होती है, आर्द्रता ज्यादा होती है, ह्यूमिड ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। जहां जितना ज्यादा वायुमंडल में नमी होगा वहां उतनी ही अधिक क्या होगी भैया, वर्षा होगी। निम्नलिखित नोबेल गैस में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना, नियोन वायुमंडल में पाई जाती है, आर्गन भी वायुमंडल में पाई जाती है, और हीलियम भी वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो रेडोन है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, क्योंकि रेडोन रेडियो एक्टिव के अंतर्गत भी आती है, इसीलिए ये रेडोन की थेरेपी भी की जाती है, ध्यान रखना। इसको थेरेपी के प्रयोग में भी लाते हैं, तो ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है भैया, क्या नहीं करते पेड़ पौधे। तो देखिए, आप एक बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं करते, बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ही करते हैं भैया। ये जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें तो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जितना भी आवाज होता है ना बेटा, तो जहां पेड़, आपने देखा होगा शहरों में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में पेड़ पौधे भरमार तरीके से लगे होते हैं। उनका कारण यही है कि वहां जो डेसिमल में साउंड होता है उसे वो क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। तो वायु का प्रदूषण क्यों करेंगे, ये बताइए। वायु प्रदूषण को कम और करते हैं, और यहाँ कह रहा है कि वायु प्रदूषण को करेंगे, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ध्यान रखना, सबसे पहले वर्ष 1992 में अर्थ समिट को शामिल किया गया था, और ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो, अगर इसका पूरा नाम लिखोगे तो पूरा नाम है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो इसका क्या है भैया, पूरा नाम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ब्राजील में पड़ता है, ये ब्राजील का शहर है भैया, ये ब्राजील का शहर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जुड़ता है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर से इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है भैया।
तो इस चीज को भी आप क्या रखोगे वही याद रखोगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। करा पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित किया गया? तो भाई आपको पता होनी चाहिए, 1992 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो 1992 में। +5 की बात कर रहा है तो 5 साल बाद ही हुआ होगा, तो 1997 अपने आप ही इसका क्या आ रहा है भाई आंसर आ रहा है, आपको ये पता होगा। तो ये भाई 1997 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें पृथ्वी को किस तरीके से संतुलित किया जाए, कैसे पॉल्यूशन कम किया जाए, पृथ्वी का टेम्परेचर कैसे संतुलित किया जाए, इन सब पर क्या होती है भाई बातें होती हैं। प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? तो भाई नीरी का हेडक्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर में पड़ता है, ठीक है ना। नागपुर कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में नीरी का क्या है? तो ये पर्यावरण पर क्या करती है? सर्च करती है, ठीक है ना। कह रहा यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका क्या भाई फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा? नैरोबी क्या है? केन्या में है। नैरोबी कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के केन्या में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप के केन्या कंट्री में, केन्या की राजधानी है, ध्यान रखना नैरोबी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भैया नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। आपको पूछे कहाँ पड़ता है तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में पड़ता है, ठीक है ना। आगे चलें भैया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ध्यान रखना भारत में पर्यावरण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया, और इसका मतलब ये है कि भाई पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित किया जाए, किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो भैया ये जीव जंतु और वातावरण के बीच। जीव जंतुओं में सब आ जाएंगे, जो रेस्पायरेशन करते हैं, जो भैया श्वसन करते हैं, वो सब इसमें क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? सब लोग याद रखना, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को जो किया था वो किया था भैया एजी टॉन्सले ने। किसने? एजी टॉन्सले ने। एजी नाम हो रहा है इनका, एजी टॉन्सले ने, इन्होंने प्रतिपादित किया था, ठीक है ना। याद रखोगे ना सभी लोग। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधनों का तंत्र होता है। कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है, कौन सही नहीं है, इस चीज पर गोला लगा लिया करो। देखो ये जैविक और अजैविक दोनों के संगठकों के बीच होता है, बिल्कुल होता है। इसकी अपनी स्वयं की एक उत्पादकता होती है, बिल्कुल होती है। प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल पारिस्थितिकी में प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर भैया क्या नहीं होता? यह एक बंद तंत्र नहीं होता, दिमाग में डाल लो। यह एक बंद तंत्र नहीं होता, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। खुला तंत्र होता है भैया, ओपन तंत्र होता है ये, ठीक है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा बोला जाता है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो जैव मंडल सबसे बड़ा और बृहद पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है जैव मंडल, ध्यान रखना, ठीक है भाई। आगे चलते। जैव मंडल में सब आ जाते हैं ना स्थल मंडल। देखो जैव मंडल की अगर बात कर रहा है वो, तो आप लोग ये दिमाग में भर लो, जैव मंडल में भैया सब कुछ शामिल होता है। जैव मंडल में आपका सब कुछ शामिल होता है। देखो ये जैव मंडल है ना, तो मान लो ये वायुमंडल है, ये स्थल मंडल है और ये जल मंडल है। तो जैव मंडल इन तीनों के बीच होता है, ठीक है ना। जैव मंडल में तीनों क्या होते हैं भाई? शामिल होते हैं। जहां जीव पाई जाती है वहां जैव मंडल होता है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी शब्द का सर्वोत्त मतलब बढ़िया वर्णन करता है? पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बढ़िया वर्णन कौन करता है, ठीक है ना, ये पूछ लेगा। तो ये एक दूसरे के अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय है। सबसे बढ़िया पूछ रहा है। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव द्वारा आवासित होता है, जीवों का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। बिल्कुल जीवों का ऐसा समुदाय जहां वो क्या रहते हैं? पर्यावरण में मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है ना, अन्योन्य प्रक्रियाएं करते हैं। तो ये इसी को क्या बोलते हैं भैया? इसी को पारिस्थितिकी इकोसिस्टम बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? मतलब कौन सबसे बढ़िया है? तो ध्यान रखना भूदृश्य, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद समुदाय, और उसके बाद कौन? जनसंख्या। सर्वोपरि कौन है यहाँ? जनसंख्या।
ली गई है, तो इसका भाई सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम कौन सा है भैया, तो खेत जो होता है ना वो आप ट्रैक्टर से जोत जुता करके क्या करते हो, तैयार करते हो, तो खेत जो होता है, बाद बाकी तो तालाब वन और झील क्या होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। तालाब वन और झील ये क्या होते हैं भैया, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है भाई। आगे चलिए, कह रहा है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, जो ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं पाया जाता, तो सागरीय, सागरीय पाई तंत्र जो होता है ना, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्थिर होता है, स्थायी होता है, ध्यान रखना, स्थिर से मतलब स्थायी होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बाद बाकी तो ये बदलते रहते हैं, ठीक है ना, बदलते रहते हैं। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। कौन है जो संतुलन बनाने में मदद नहीं करता है, तो वनों को काटना, तो वन काट दोगे तो पारिस्थितिकी तंत्र बेकार हो जाएगा। वन रोपण करना अच्छी बात है, जल का वाटर ड्रेनेज सिस्टम सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जैव मंडल भंडार, बिल्कुल ये जैव मंडल भरा रहना चाहिए हमारा। तो वनों का काटना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं होता है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा होगा, तो इसमें भैया विभिन्न घटकों का जो सही क्रम है, घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। घास को कौन खाता है, टिड्डा, घास को कौन खाता है, टिड्डा, और टिड्डा को कौन खा जाता है, मेढक, और मेढक को कौन खा जाता है, सर्प, ठीक है ना। आगे मोर हो तो मोर को कौन खा जाएगा, मोर किसको खा जाएगा भाई, इसे सर्प खा जाएगा, सर्प को खा जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण सबको पता है, घास से शुरुआत होती है, घास, बकरी और आदमी, घास, बकरी, आदमी, ये बढ़िया क्या है, ये बढ़िया एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये घास, गेहूं, आम कोई मतलब नहीं, बकरा, कौवा, हाथी कोई मतलब नहीं, घास, मछली, बकरा कोई नहीं, घास को बकरी खाती है और बकरी को आदमी खा जाता है, ये ध्यान रख लेना, ये खाद्य श्रृंखला के लिए है, ठीक है, मांसाहारी वाला। खाद्य श्रृंखला में मानव है एक निर्माता है, या केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, या केवल द्वितीयक उपभोक्ता, या प्राथमिक और द्वितीयक, तो मानव दोनों है, शाकाहारी भी है और भैया मतलब सर्वाहारी है, सब कुछ कर लेता है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है, तो हरे पेड़ पौधे हैं ना, ये उत्पादक घटक होते हैं, ये उत्पादक घटक होते हैं, ये मतलब प्रोडक्शन देते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है, प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं, है ना, जो अपघटक होते हैं ना ये आते, उत्पादक, उत्पादक जो होते हैं ये इसमें शामिल किए जाते हैं, मतलब पैदा करने वाले, पेड़ पौधे वनस्पतियां, पेड़ पौधे वनस्पतियां पहले में शामिल होते हैं, पेड़ पौधे व वनस्पतियां भैया ये इसमें क्या होती हैं, शामिल होती है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है, आहार श्रृंखला का, तो ध्यान रखना सबसे पहले डाटम, डाइटम के बाद कॉस्टेसियाई, फिर हेरिंग, ये नोट कर लेना, रट लेना इस चीज को, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, प्राइमरी सोर्स भाई सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है पारिस्थितिकी तंत्र में, और भाई अर्थ की 90.99% ऊर्जा कहां से मिलती है भैया, अर्थ से मिलती है, ठीक है ना, तो प्राइमरी सोर्स ही यही है, सोलर रेडिएशन, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है, तो सबसे ज्यादा जो पोषण स्तर है वो सर्वाहारी को मिलता है, क्योंकि ये अपघटक उत्पादक दोनों के रूप में क्या करता है काम, अपघटक नहीं कह सकते हो आप लोग, ये मांसाहारी और सर्वाहारी मतलब शाकाहारी दोनों के रूप में काम करता है। जीव बाहर का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, जीव बाहर का, तो ध्यान रखना तालाब में जीव बाहर का पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो उलट जाता है, ठीक है ना। कभी छोटी मछलियां ज्यादा तो बड़ी कम, और बड़ी ज्यादा तो छोटी कम, तो दोनों में उल्टा उलट जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो भैया इसे पारिस्थितिकी पद छाप कहते हैं, पारिस्थितिकी पद छाप कहते हैं, नोट करके लिख लो इस चीज को, ठीक है। आगे कह रहा है निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो इसमें यूकेलिप्टस है ना, ये नालायक वृक्ष है, ये आसपास के क्षेत्र को क्या कर देता है, मरुस्थलीय कर देता है, आसपास की वनस्पतियों को नष्ट कर देता है यूकेलिप्टस, ठीक है ना। तो ये यूकेलिप्टस हमारे यहाँ का मूल वृक्ष नहीं है, बाहर से आया था हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। आगे कह रहा है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसे भैया हम इकोटोन कहते हैं। मान लो इधर सागर है और इधर स्थल है, ये सागर है, तो दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा भैया,
इकोटोन कहलाएगा, ध्यान रखना। संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है, जैव विविधता अधिक होती है यहाँ। पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? घटती उत्पादकता पूछ रहा है तो भैया सबसे ज्यादा मैग्रो वनों में होगी, उसके बाद घास स्थल में, उसके बाद झील में, और सबसे कम मास। ये घटता हुआ क्रम है। क्या है भैया? घटता हुआ क्रम है उत्पादकता का, ठीक है ना, उत्पादकता का पूछ रहा है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी तंत्र डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग दिया था? तो अर्नेज नेस ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेज नेस। सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, रट लेना, दिमाग में डाल लेना अपने में। कह रहा पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? तो आपके लिए गिरनेल ने किया था। किसने किया था भैया? ये गिरनेल ने इसको प्रतिपादित किया था। किसने? गिरनेल ने इसे भैया प्रतिपादित किया था, ठीक है। इसके साथ ही भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मनी बायोडायवर्सिटी किस शहर में है? सबको पता है, जामनगर, गुजरात में है। जामनगर कहां पड़ता है भैया? तो ये गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो इस सेंटर को याद रखना आप लोग, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी को, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? सबको पता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में, विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? विषुवत रेखीय प्रदेशों में। ये विषुवत रेखीय प्रदेश है, मतलब विषुवत रेखा के आसपास, इक्वेटर लाइन के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कह सकते हो इसे, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, ठीक है भैया, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, साल भर वर्षा होती है, टेम्परेचर बरकरार बना रहता है। क्योंकि जैव विविधता के लिए वर्षा के साथ साथ टेम्परेचर का होना बेटा अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि विदाउट टेम्परेचर आप ह्यूमिड क्रिएट नहीं कर सकते। ह्यूमिड नहीं होगी तो भैया जैव विविधता नहीं बढ़ेगी, ठीक है। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल, हॉट स्पॉट हैं भैया, कौन है? तो तप्त स्थल हैं भैया पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी हिमालय। देखो यहाँ पे मैक्सिमम जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी भैया, ये मिलेगी एक तो पश्चिमी घाट पर, देखो यहां मिलेगी आपको धुआंधार जैव विविधता। दूसरा पूर्वी हिमालय, देखो ये क्षेत्र हिमालय का, ये क्षेत्र, यहाँ जैव विविधता, ये दो क्षेत्र हैं, ए और बी, ये दो क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता पर्याप्त पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? क्यों जैव विविधता का लॉस होता है? तो भैया प्राकृतिक आवासीय विनाश के कारण। जब आप प्राकृतिक आवासों के विनाश करना, पेड़ पौधे काटना स्टार्ट कर देते हो तो जैव विविधता का क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? तो वनस्पति उद्यान जो होते हैं ना, यहाँ पे बाहर से ला करके चीजें क्या की जाती हैं? तैयार की जाती हैं। जबकि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव ये उसी स्थान का नेचुरल होता है। नेचुरल को क्या कहते हैं भाई? इन सीटू कहते हैं। जो बाहर से ला करके चीजें तैयार की जाती हैं उसे एक्स सीटू कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव कैसे किया जाता है? तो भैया आनुवंशिक इन सीटू संरक्षण के द्वारा, रख रखाव इन सीटू संरक्षण के द्वारा। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय उद्यान आया भी था, ठीक है ना, जो वही की चीजों को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। कह रहा है निम्न में से क्रायो बैंक एक्सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो भैया नाइट्रोजन के द्वारा जो है क्रायो बैंक में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। यहाँ से टेम्परेचर को क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। कई जीन वगैरह को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। कई प्रकार के जीन होते हैं, ठीक है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो बेस्ट स्ट्रेटजी कह रहा है, बेस्ट स्ट्रेटजी इसमें जो होगी वो जीव मंडल रिजर्व होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जीव मंडल रिजर्व में लगभग सभी आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं वो शामिल कर लिए जाते हैं। जैव विविधता के सभी आरक्षित क्षेत्रों को क्या कर लिया जाता है भाई? शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो IUCN संगठन के द्वारा रेड डाटा बुक का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। आप इसका हेडक्वार्टर बताओगे कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में आप क्या करोगे? क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो भैया रेड डाटा बुक में जो प्रजाति विलुप्त हो जाती हैं या किसी के संरक्षण के लिए दिक्कत है तो उन जीव जंतुओं को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है रेड डाटा बुक में, ठीक है ना। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो भैया भारत में जानवरों को जो दर्दनाक दवाएं दी जाती हैं, दर्द निवारक जो दी जाती हैं, वही आप ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन है, वो भी बेटा इसका कारण है। ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिक जो इंजेक्शन है वो भी क्या है, इसका एक कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो जानवरों को जो दर्दनाक निवारक जो दवाएं दी जाती हैं, ये अत्याधिक क्या है, इस वजह से जो है ना, गिद्ध जो है, गिद्ध खाते हैं मरने के बाद जानवरों को, तो ये चीजें उनमें पहुंच जाती हैं, तो इससे क्या होता है, उनको लॉस होता है, ठीक है ना। आइए आगे, कह रहा रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है, तो नम भूमि, वेटलैंड जो होते हैं उनसे संबंधित है, नम भूमियों को संरक्षण से संबंधित है। और ये 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर, ईरान के रामसर शहर में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस से भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए भैया, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है, तो गुजरात में सबसे बड़ी क्या है, लवणीय आर्द्रभूमि है। आपसे क्वेश्चन है, आप भाई उसका नाम बताओ, क्या नाम है उसका, आप नाम बताओगे, जो गुजरात में है, सबसे बड़ी है अंतर्देशीय, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन कब सबसे कम होता है, तो भैया आप सबको पता है, गहरे सागर में ज्यादातर जैव विविधता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि वहां ना तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और ना ही पोषक एलिमेंट होते, इसीलिए भाई गहरे सागर में सबसे कम मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी, तो ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना सबसे पहले दी थी वो जोसेफ फोरियर ने दी थी, याद रखना, जोसेफ फोरियर ने दी थी। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गर्म गैस होती है, कैसी होती है, गर्म गैस होती है, उस वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, सबसे ज्यादा प्रभाव कौन करती है, तो भैया जलवाष्प है ना, इसमें लेटेंट हीट भी होती है, तो गुप्त ऊष्मा की वजह से इसका प्रभाव और ज्यादा देखने को मिलता है, गुप्त ऊष्मा की वजह से भैया इनका प्रभाव और ज्यादा देखने को मिलता है। फटाफट से आ जाइए भैया। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं, तो भैया देखो ये जो ओजोन गैस है ना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉसफुल भी है और फायदेमंद भी है, धरती पर कह रहा है, ठीक है ना, ऊपर कहता तो ओजोन हो जाती, तो CO2 इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापन वृद्धि से संबंधित है, कौन सी है, तो भैया आप सबको पता है मीथेन गैस जो है ना वो दलदल से निकलती है, कीचड़ से निकलती है, ये दलदल गैस भी होती है, इसका नाम दलदल गैस भी है, फायर डैम्प गैस भी कहते हैं इसे, फायर डैम्प गैस भी कहते हैं, याद रखना, फायर डैम्प, क्योंकि ये वायु में धुआंधार ज्वाला के साथ आवाज करके क्या करती है, जलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है, तो जो जुगाली करते हैं, जुगाली मतलब मुंह से चलाते रहते हैं खाने को, उससे भैया मीथेन गैस का ही क्या होता है, मीथेन गैस का ही उत्सर्जन होता है, और ये ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, ठीक है ना। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन देश करता है, तो चीन करता है, सबको पता है। चाइना सबसे ज्यादा CO2 का क्या करता है, उत्पादन करता है, मेरा कहने का मतलब ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करता है वायुमंडल में, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है, तो भूटान जो है ना अपने यहाँ हरित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है, हरित अर्थव्यवस्था को, पूरा इको फ्रेंडली है भूटान एनवायरमेंट के क्षेत्र में, ठीक है ना, भारत का पड़ोसी देश है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो भैया जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, आपसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये जलवायु से संबंधित है, किससे, जलवायु चेंज, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। क्या आप वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो भैया ये क्योटो में ही हुआ था, कहां हुआ था, क्योटो में ही हुआ था, ठीक है ना, कहां पे हुआ था, क्योटो में ही, ठीक है ना। आगे चलिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो भैया कार्टाजेना जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है, ये कई बार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, ये जैव सुरक्षा समझौते से क्या है, संबंधित है, ठीक है ना। तो ओजोन से कौन सी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, और ये जलवायु परिवर्तन से पेरिस समझौता ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलिए, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल में ही कार्बन क्रेडिट की बात की थी कि ऐसे देश जो पॉल्यूशन करते हैं वो अन्य जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो विभिन्न देशों में जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां लगा करके अपने यहाँ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां से कार्बन क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 से संबंधित है, 1992 में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 97 में, बिल्कुल सही है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, यही गलत हो जाएगा। फोर्थ जो है ना, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ठीक है ना, क्योटो से संबंधित है, तो यही इसका आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती हैं? तो भैया ये ओजोन गैस को क्या करती हैं? पैदा करती हैं, ओजोन गैस को पैदा करती हैं। ओजोन को किस में मापते हैं? तो डॉप्सन। ओजोन की मापने की इकाई भैया क्या है? डॉप्सन, याद रखना क्या है? डॉप्सन। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, डॉप्सन है। नेक्स्ट कह रहा है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न में से कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? तो भैया इनमें पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रे, यूवी किरणें भी कहते हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में इसमें ओजोन परत पाई जाती है, इसे समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल, ठीक है। चाहो तो मैं ये बना सकता हूं आपके लिए, देखो इस तरीके से होता है। ये जो होता है भैया, देखो ये एवरेजन 13 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, और यहाँ 18 किलोमीटर, और यहाँ भी 8 किलोमीटर, और एवरेज 13 किलोमीटर, ये क्षोभमंडल होता है, ट्रोपोस्फीयर। इससे यहां से और यहां तक 50 किलोमीटर, ये समताप मंडल होता है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। यहीं पे भैया, यहीं पे पाई जाती है भैया, देखो यहां ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। ओजोन परत 20 से 25 के बीच में पाई जाती है, ठीक है ना, 20 से 25 किलोमीटर के बीच में। तो स्ट्रेटोस्फीयर इसका क्या हो जाएगा? इससे ऊपर जो है मध्यमंडल होगा, इससे ऊपर मध्यमंडल होगा, इससे ऊपर आयन मंडल होगा, और इससे ऊपर बाह्यमंडल होगा, ठीक है ना, 10,000 किलोमीटर पे। चलते हैं भैया आगे। कह रहा है इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? यह प्रशीतक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, बिल्कुल लाई जाती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करती, अरे भैया ये तो बहुत योगदान करती है ग्रीन हाउस गैस में, यही गलत है इसका, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा भैया? गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे तो भैया बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट करिए, गर्म कर देती है अर्थ को। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रशीतकों से निकलती है, ठंडे जो मशीन होती है उनसे, एसी वगैरह से निकलती है भैया, ठीक है ना, कोल्ड स्टोरेज वगैरह जिनमें यहां से उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, या यूरोप के? तो अंटार्कटिका ये पहचाना भी गया था वर्ष 1984-85 में, तभी तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था, ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कनाडा का क्या है? एक शहर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कनाडा का क्या है भैया? ये एक शहर है, ठीक है। क्या निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल सही बात है, इसे लॉस पहुंचाता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अम्ल वर्षा नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से नहीं, नाइट्रिक अम्ल की वजह से होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वाह्य करने के मुद्दे से संबंधित है? तो भैया ये ओजोन की बात कर रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे कई बार बता चुका हूं आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। आइए भैया, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण निम्न में से किसका कारण हो सकता है? तो भैया ये कैंसर का कारण हो सकता है, या मस्तिष्क कैंसर का, मुंह के कैंसर का, स्किन, तो स्किन कैंसर का। अल्ट्रावायलेट रे जो निकलती है ना पराबैंगनी किरणें, उस वजह से स्किन कैंसर का खतरा बना रहता है और हो भी जाता है। वैज्ञानिकों के निम्न टीमों में किसमें सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? किसने लगाया था कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र बन गया है? तो भैया ये टीम थी, ब्रिटिश टीम थी। कहां की थी? ब्रिटेन की टीम थी, ध्यान रखना, ब्रिटिश टीम थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में? तो भैया अमेजन वर्षावन, ब्राजील क्षेत्र ज्यादा आता है इसमें। दक्षिणी अमेरिका का अमेजन वर्षावन जो है वो दुनिया के पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो नगरीकरण जो है ना, वो निर्वनीकरण का क्या नहीं है? प्रभाव नहीं है, ध्यान रखना, नगरीकरण।
ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? तो वहां झूम खेती ज्यादा हो रही है, तो वहां वनों को काट करके और जला करके छोड़ दिया जाता है, जिससे जंगलों को क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है, बंजर होते चले जा रहे हैं ये, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संतुष्ट भूमि क्षेत्र क्या है? तो भाई 33% रखा है हम लोगों ने, अभी लगभग 23-24 के करीब है, आप देख लेना, लेकिन 33% होना चाहिए, अन्य देशों में तो और भी ज्यादा है। तो कह रहा है एग मार्क तकनीकी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भैया ये पगमार्क तकनीकी जो है वो विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन, एग मार्क नहीं पगमार्क, तो विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए इनको आकलित किया जाता है, ठीक है ना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए है? तो वन्य जीव अधिनियम 1972 ही बनाया गया था, यही टाइगर प्रोजेक्ट लेके आए थे 1973 में, ठीक है ना। पर्यावरण 86 में बनाया गया था। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध, वन कटाई के विरुद्ध। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसमें बहुत बड़ी क्या करी थी, भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड से शुरू हुआ था, याद रखना। आप बताओगे नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन और किसने शुरुआत की थी? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है? तो ये नई दिल्ली में है भैया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या रहा है निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौतिक क्षेत्रफल का 60% भाग पर वन बनाए रखे का संवैधानिक प्रावधान है? भूटान है, मैंने कही थी 100% भाई इको फ्रेंडली है, हरित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है भूटान। 60% अनिवार्य रूप से वन होने चाहिए। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भैया सबसे पहले भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया था, बनाया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप बताओगे किस राज्य में है? निम्नलिखित अभ्यारण्य में से कौन सा उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो भैया घाना जो है वो शेर को संरक्षित नहीं करता है, बल्कि जिम कॉर्बेट में बाघ मिलते हैं, काजीरंगा में गैंडा एक सिंग वाला, पेरियार में हाथी मिलते ही मिलते हैं। डची गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है? तो डची गाम जो है तो कश्मीरी स्टैग और हंगुल से संबंधित है। किससे? कश्मीरी स्टैग और हंगुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्या रहा, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? मतलब किस में आप लकड़ियां वकड़ियां नहीं ला सकते, अन्य चीजों को नहीं ला सकते। तो राष्ट्रीय उद्यान में आप किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं कर सकते हो, पूर्णतः संरक्षित क्षेत्र होता है राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा निम्न राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब नेशनल पार्क वगैरह हैं। तो भैया मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। एमपी में सबसे ज्यादा, वन भी में एमपी में सबसे ज्यादा मिलेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है, राजाजी उत्तराखंड में पड़ता है, सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है ना। अचानक मार और सिमलीपाल दोनों ही उड़ीसा में पड़ते हैं। पिन वैली अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो आप बताओगे पिन वैली कहां पे है, पिन वैली कहां पड़ता है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक है, ये मानस असम में है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल एमपी में नहीं है भाई, ये उड़ीसा में है। कहां पे है? तो ये करके आओगे कहां पे भाई, ये आंसर गलत हो जाएगा और ये कहां पे है, उड़ीसा में है, अचानक मार और सिमलीपाल, ठीक है ना। यहाँ जो है कछुए के लिए भी क्या है, फेमस है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है काजीरंगा असम में है, कॉर्बेट उत्तराखंड में है, बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं है भाई, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, कहाँ हो जाएगा भाई, कर्नाटक हो जाएगा। बाद बाकी संजय राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है ही है। कह रहा सुमेलित फिर से नहीं है। राजाजी हाथी के लिए बिल्कुल है, पेरियार हंगुल के लिए नहीं है, मानस हाथी के लिए है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, पेरियार इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसीलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अणु होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो भैया ये केबुल लामजाओ है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मणिपुर में पड़ता है ना। यहीं पे लोकटक झील भी है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। निम्न में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो भूटान ही होगा भाई। यहाँ पे वन वगैरह और इनकी बात की जाए तो सबसे टॉप पर कौन है? भूटान सबसे टॉप पर आता है भैया, दिमाग में डाल लो, ठीक है ना, भूटान सबसे टॉप पर आता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल उड़ीसा में है, नौकरेक मेघालय में है, अगस्त्यामलाई केरल में है और कंचनजंगा जो है भैया वो सिक्किम में है। कहां पे है? सिक्किम में है। कहां पे है भैया?
तो ये सिक्किम में है और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से कह रहा है सुमेलित कीजिए। मानस मेघालय में नहीं है, आसाम में है। कहाँ है भैया, ये आसाम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है और अगस्त्यामलाई कहाँ पे है, केरल और तमिलनाडु वगैरह इन सब का क्या है, पार्ट है। तो केरल भी इसका सही हो जाएगा। एक सींग वाला गैड़ा किन प्रदेशों में पाया जाता है, तो भैया एक सींग वाला असम और पश्चिम बंगाल में, कुछ मात्रा में पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो 96 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के निम्न क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहां पे होगी। तो ग्रेट बिल हॉर्नबिल जो है ना बेटा, वो पश्चिमी घाट पर ज्यादा मिलेगी। बच्चों कहां मिलेगी, पश्चिमी घाट पर ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पे है, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। बनेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में पड़ता है, बेंगलुरु में। ये तितली के लिए भी क्या है, तितली के लिए तितली का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। कह रहा भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आया था, मैंने बताई थी आपको, वर्ष 1973 में आया था। वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 बनने के बाद ही प्रोजेक्ट टाइगर आया था। भारत में टाइगर की और बांधों की संख्या क्या हो रही थी, कम हो रही थी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दफा मिजोरम की है, नमेरी असम की जनजाति है, मतलब आरक्षित क्षेत्र है। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश का है। बुक्सा गलत हो गया, तो इसके अब बताइए आप बुक्सा कहाँ का है, ये आपके लिए क्वेश्चन है और आप कमेंट में जरूर आंसर दिया करिए। तो आज के लिए इन्वायरमेंट के टॉप 100 क्वेश्चन यही हैं। इसके जस्ट बाद ही आपको पॉलिटी की क्लास भी मिलेगी। पॉलिटी पूरा सब्जेक्ट हम आपको कराएंगे, एकदम मन लगा के कराएंगे और करते रहना, क्वेश्चन बाहर छूटने वाले है नहीं है। और ये जो मैं कराऊंगा क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के 1-1000 क्वेश्चन कराऊंगा। पूरा पेपर किसी भी एग्जाम को यहां से निकलने नहीं दूंगा, इसीलिए आप पूरे मन लगा करके पढ़िए। क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और एक सुंदर सा कमेंट जरूर किया करिए। और अपने सभी प्यारे दोस्तों को चैनल को क्या किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और बेल आइकन दबा करके उस चैनल को आगे की ओर बढ़ाने में सहयोग किया करिए, क्योंकि बेल आइकन आने पर आपको सभी क्लासों के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।